तो भाई फाइनली अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक के लिए प्रियंका गांधी कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है और लिस्ट को देखने के बाद स्मृति ईरानी तो बहुत खुश है, लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं उनके मंसूबों पे पानी फिर चुका है। काफी टेंशन इस टाइम पर उनको हो चुकी होगी। क्यों मैं बोल रहा हूं कि टेंशन उनको हो चुकी होगी, आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार लिस्ट आपको दिखा देना चाहता हूं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा चुनाव यहां पर लड़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद स्मृति ईरानी जो कि रात रात को स्कूटी से घूम रही थी, 2-2 बजे स्कूटी के ऊपर बैठ करके प्रचार किया जा रहा था। फाइनली टेंशन थोड़ी सी कम होगी, लेकिन पूरी खत्म नहीं होने वाली। बात तो सही है, क्योंकि इस टाइम पर अमेठी में अकेली कांग्रेस नहीं लड़ रही है, इंडिया अलायंस साथ में मिलकर के लड़ रहा है। और अगर जातीय समीकरण को देखा जाए अमेठी में, तो वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मतलब समाजवादी पार्टी वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आती है और इसीलिए स्मृति चाची के लिए इजी पीस ऑफ केक तो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी चलो भैया, थोड़ी सी खुशी तो मना ही लेंगी स्कूटी चाची। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करना चाहता हूं मोदी जी के बारे में। भक्त तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान है। अमेठी और रायबरेली के बारे में बात हो रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई भी वाराणसी के बारे में बात नहीं कर रहा। सोचो, मोदी जी का भी इलेक्शन है, वाराणसी थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बीजेपी खुद बात नहीं कर रही, इनके आईटी सेलिया बात नहीं कर रहे, गोदी मीडिया के इनके टट्टू बात नहीं कर रहे, और कांग्रेस के लोग तो भैया क्यों ही आखिरकार करेंगे। इसलिए ले दे के भक्तों के बीच में तो बहुत तगड़ी खुशी की लहर है, लेकिन अपने चाय वाले चीचा की यहां पर पनौतियां लग चुकी है पहले ही। और इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूं अयोध्या के बारे में भी। राम मंदिर बनाया गया है, मोदी जी 500 साल बाद राम जी को लेकर के आए हैं, लेकिन वहां के बारे में भी इलेक्शन में गोदी मीडिया के लोग बात नहीं कर रहे। गोदी मीडिया के लोग भी बात कर रहे हैं अमेठी रायबरेली। फिर इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और जरा दिखाना चाहता हूं कि भैया जहां पर रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, जो बीजेपी का बंदा कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने जा रहा है, उसने पहले ही रोना शुरू कर दिया है। आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा, लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। धन्यवाद। बहुत ही गर्व और गौरव का क्षण है। पार्टी के हाईकमान ने मेरे को चुना है, फलाना किया है, ढिमकाना किया है, लेकिन भैया ये क्या, चुनाव से पहले ही रोना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हार का डर पहले ही सताना शुरू कर चुका है। अब जहां पर मिस्टर दिनेश प्रताप जो है वो लड़ाई से पहले ही रोना शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो केएल शर्मा है, जिनका नाम यहां पर सामने आया है, वो मानने को ही राजी नहीं है कि पार्टी ने उनको चुना है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। आपको दिखाना चाहता हूँ, मजेदार वीडियो है। देखो आएगा, मैं बताऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर, आ गया, फेक नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात नहीं, तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर देंगे, प्लीज रिक्वेस्ट। मतलब जब नेताओं को पता चल जाए कि भैया यहां पर तो मोए मोए होने के बहुत चांसेस हैं, तो कुछ इसी तरीके के रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं। पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखकर बता दिया कि तुम इलेक्शन लड़ने वाले हो, लेकिन इस बात को अभी भी मान नहीं रहे, डिनाइल में घूम रहे भाई साहब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेठी रायबरेली के बारे में तो सारे लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी के अपने लोग भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वाराणसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो इससे रिलेटेड एक अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं। वाराणसी के बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं और वाराणसी के इलेक्शन में एक दिलचस्प मुकाबला सामने आ चुका है, मोदी वर्सेस मोदी। मतलब मैं यहां पर थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन की बात हो रही है, यहां पर श्याम रंगीला की बात हो रही है, जो बिल्कुल मोदी जी की डिट्टो कॉपी में बोलते हैं। बहुत सारी वीडियोस उन्होंने यूट्यूब पे बनाकर डाले हैं। इनफैक्ट मोदी जी की आवाज में मोदी जी को एक्सपोज करने का काम करते हैं, मजा आ जाता है। श्याम रंगीला ने इस बात की जानकारी दी कि वो वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यार सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह निकल कर आती है कि आखिरकार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 कॉमेडियंस क्या कर रहे हैं। मतलब एक जगह पर एक होना चाहिए ना, यहां पर ऑलरेडी एक था पहले से। अब बहुत सारे लोगों ने यहां पर सवाल ये खड़ा किया कि श्याम रंगीला ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको कौन वोट करेगा मोदी जी के सामने। तो श्याम रंगीला ने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है निकाल करके, और उन्होंने ये कहा है क्योंकि सूरत में थोड़े दिन पहले और इंदौर में थोड़े दिन पहले देखने को मिला था कि निर्विरोध बीजेपी चुनाव जीत गई थी। सामने वाले जितने भी लोग हैं, या तो उनको सेट कर लिया गया, या उनको खरीद लिया गया, या फिर उनको डरा के धमका के हटा दिया गया। तो श्याम रंगीला जो है वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि यहां पर वाराणसी में मोदी जी निर्विरोध ना जीते। अगर एक भी बंदा यहां पर खड़ा रहेगा उनके सामने तो चुनाव जरूर होगा, और इसी वजह से श्याम रंगीला यहां पर मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम रंगीला को खुद ही यहां पर पता है कि वो मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं, या फिर कोई तगड़ी फाइट भी नहीं दे सकते हैं,
लेकिन क्योंकि मोदी जी के लिए ये बहुत ईजी ना हो जाए, निर्विरोध चुनाव ना जीत जाए मोदी जी और सूरत मॉडल को इस पूरे चुनाव में लागू ना किया जा सके, इसलिए यहां पर श्याम रंगीला सामने आए। मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक कदम है। वैसे जिस हिसाब से सूरत में बहुत सारे नेताओं ने हाथ खींच लिए थे इलेक्शन से, इसको देख करके साफ ये समझ में आता है कि भैया नेताओं की कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की पूरी तरीके से गारंटी है और वो है आदिवासी हेयर ऑयल। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मैं खुद इसको यूज कर रहा हूं और मेरा हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक चुका है। लेकिन फायदा दोस्तों तभी होगा जब आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक और नंबर से जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल को ऑर्डर करोगे, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बहुत सारे फेक हेयर ऑयल्स बेचे जा रहे हैं आदिवासी के नाम पर। हाकी पिकी कम्युनिटी के लोगों की फोटो उठा करके चिपका दी जाती है और स्कैम किया जा रहा है देश की जनता के साथ आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर। तो अगर आपको स्कैम में नहीं फंसना और अपने बालों को बचाना है या फिर रीग्रो करना है तो आप जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर बकायदा दे रखा है, उसी से ही। खैर इसी के साथ अब आगे बात करना चाहता हूं जहां पर राहुल गांधी का सस्पेंस तो क्लियर हो गया, सबसे बड़ा शॉकर यहां पर था और खुद कांग्रेस के अपने फॉलोअर्स के लिए, उनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि आखिरकार प्रियंका गांधी का नाम सामने क्यों नहीं आया। प्रियंका गांधी की रिसेंट एक स्पीच भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी इस टाइम पर, जहां पर पहली बार उन्होंने इमोशनली खुलकर के बात करी अपने फादर के डेथ के बारे में। बहुत सारी बार बोला जाता है मोदी जी के बारे में कि राजीव गांधी ये थे, वो थे, फलाने थे, ढिमकाने थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने क्या कहा है और काफी इमोशनली स्पीच अपने आप में, एक बार सुनिए इसको। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। देखो यार, वैसे तो मैं मोदी जी से वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन क्या करें, आज न्यूज ही इतनी ज्यादा बड़ी थी, मोदी जी के अपने लोग, और शायद ऐसा लग रहा है मोदी जी खुद भी इस टाइम पर अमेठी और रायबरेली के बारे में बात कर रहे होंगे, इसलिए वहां से वीडियो शुरुआत करी। लेकिन अब बात करना चाहता हूं मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी ने अब सब कुछ थक हार के इलेक्शन में जिहाद और पाकिस्तान को घुसेड़ने का काम कर दिया है। तालियां हो जाए भैया। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए।
इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौख सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। अब मोदी जी यहां पर वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। यस, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, पाकिस्तान या फिर मुसलमानों को टारगेट करने के बाद अब वोट जिहाद की बात करी जा रही है। जिहाद को बीच में घुसेड़ा जा रहा है। जिहाद का मतलब क्या होता है यह भी मोदी जी ने निकलकर बता दिया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं आखिरकार क्या है। थोड़े दिन पहले एसपी की लीडर है मरिया आलम खान, उन्होंने वोट जिहाद की बात बोली थी अपने भाषण के अंदर। और ये जो मरिया आलम खान है ये सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं उनकी एक रिलेटिव है। इस केस के चलते इन दोनों के ऊपर इस टाइम पर एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन मोदी जी नहीं, वो कैसे छोड़ेंगे। एफआईआर हो चुकी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए क्योंकि उन्होंने तोड़ा था, लेकिन मोदी जी उसके बाद तोड़ते चले जाएंगे और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। मतलब यहां पर मरिया आलम खान ने अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, तो मोदी जी उसको यूज कर करके अब वोट मांगने का काम करेंगे। चलो उन्होंने गलत बोला, पूरी तरीके से मान लेते और कार्रवाई हो भी गई, आपके ऊपर तो होती नहीं है, लेकिन आप तो अपनी बातों पर टिके रहो ना। आपने 10 साल यहां पर राज किया है, 10 साल में क्या क्या किया ये गिनाओ ना। जिहाद जिहाद क्या कर रहे हो। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान की भी बहुत सारी बातें करी जा रही हैं। पाकिस्तान के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन जीत जाए। अरे क्या जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान, आप तो 400 पार जीत रहे थे अभी चीचा। इसके अलावा एक और आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, भैंसों की भी बात करी जा रही है बहुत ज्यादा। यस, अब गाय से भैंसों के ऊपर आ चुके अपनी स्क्रीन पर देखिए। अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक भैंस उसमें से छीन लेगी। अबे भैंस छीन के ले जाएगी, मतलब कैसे छीन करके ले जाएगी। पहले तो कहते थे कि ये गाय भैंसों को मार देते हैं, अब कह रहे हैं कि छीन कर ले जाएंगे आपके गाय भैंसों को। मोदी जी आपको पता होना चाहिए गाय भैंसों की कोई टेंशन नहीं है। देश जो है इस टाइम पर 2 गधों से बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज यार इन 2 गधों को कोई छीन कर ले जाए यहां से। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और मोदी जी का भाषण आपको सुनाना चाहता हूं। देखो भाई, जब चुनाव शुरू होते हैं ना तो मोदी जी खटाखट कंटेंट पे कंटेंट देते रहते हैं हमारे को। आया है मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण, अरे उनको मालूम नहीं आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी भी उनकी एनडीए मिलाकर के 400 सीटें ऑलरेडी हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर मोदी जी ऑलरेडी आपकी 400 सीटें हैं तो आपने 400 पार का नारा दिया ही क्यों था। 400 तो आपकी ऑलरेडी थी ही ना। अब जरा इस 400 की भी मैं पोल यहां पर खोलना चाहता हूं, मोदी जी को फैक्ट चेक करना चाहता हूं। स्क्रीन पर देख लो, लोकसभा में जो सीटें हैं एनडीए की इस टाइम पर वो है 343। अब मोदी जी ने कहा कि यहां पर बीजेडी को और वाईएसआरसीपी को मिला दिया जाए तो 400 सीटें हो जाएंगी। आपको बता देना चाहता हूं कि उड़ीसा में इस टाइम पर 21 लोकसभा की सीटें हैं और अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। 21-25 को मिला दो तो यहां पर बनता है 46। अब पूरे के पूरे 46 नंबर को, जो कि एक्चुअली इन पार्टी के पास है भी नहीं, दोनों पार्टीज के पास, अगर उनको भी मैं 343 में ऐड कर दूं तो 389 यहां पर नंबर निकल कर आता है। अभी भी 400 निकल कर नहीं आता, लेकिन मोदी जी के पास अभी भी लोकसभा में 400 सीटें हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने नेपोटिज्म के ऊपर और महिला सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेप यहां पर निकल कर लिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया है। भाई ये क्या चल रहा है यहां पर। ये लोग नेपोटिज्म के ऊपर 1-1 घंटे का पूरा भाषण दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने ही पार्टी के नेताओं को टिकट देकर अपनी ही पूरी लुटिया डुबो लेते हैं। डिसाइड कर लो मोदी जी, नेपोटिज्म के अगेंस्ट हो या फिर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हो, सोच लो एक बार। अब जहां पर मोदी जी इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, उसमें इंडिया के लोगों का तो बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आ ही रहा है। उसके अलावा अमेरिका का भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर का एक स्टेटमेंट निकल कर आया और एक बार सुनो कि आखिरकार वो मोदी जी के जो भाषणबाजियां चल रही हैं, जहां पर मोदी जी काफी इंक्लूसिव आजकल बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिका का क्या कहना है। Thank you, Matt. The world's largest election has begun in India. However, there has been significant
increase in intimidation, harassment. Prime Minister Modi's inflammatory rhetoric against Muslim community has heightened fear and uncertainty within the 200 Muslim community in India. At the same time, major social media platforms like Twitter, YouTube, Google, and Meta are removing critical content and blocking channels at the request of the Indian authority, raising concern about the censorship and the impact on free speech. What steps are being taken to protect these US-based social media platforms and ensure that the right to free expression is upheld? So let me take that one back with regards to any specific actions, which is not to say there are any, but of course we support freedom of expression all around the world. वाह भैया, तालियां हो जाए यहां पर मोदी जी के लिए। मतलब इंडिया में तो डंका बज ही रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन के बीच में मोदी जी का इंटरनेशनल डंका भी काफी तेज यहां पर बज रहा है। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्कैम से बचना, जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था। और अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर बकायदा दे रखा है। मुझे मत कॉन्टैक्ट करो, उनको कॉन्टैक्ट करो, वो आपको आदिवासी हेयर ऑयल भेजेंगे। हाँ, मैंने यूज किया, 1 महीने से ज्यादा मुझे हो चुका है, हेयर फॉल मेरा पूरी तरीके से रुक चुका है, तो यहां पर मैं इस चीज की गारंटी पूरी तरीके से ले सकता हूं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो।